ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसका बेटा किडनैप हो जाता है। वो पुलिस ऑफिसर अपने बेटे को 3 साल तक ढूंढता है, तो क्या उसका बेटा उसे मिलता है? आइए आज की कहानी में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैक्स और आप देख रहे हैं जैक्स एक्सेलेंट। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम जेन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक मुजरिम का पीछा कर रहा है और वो इस आदमी के पीछे 8 महीनों से पड़ा है जो कि आज जाके उसके हाथ लगा है। लेकिन जेन उस मुजरिम को पकड़ता उससे पहले उसके और भी साथी आ जाते हैं, जिससे जेन फाइट करता है और सबको मार देता है और इस दौरान वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम वेस्ली नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि जेन का बॉस है। वो इसका फ्रेंड भी है जो न्यूज चैनल पे बताता है कि 8 महीनों से जेन उस मुजरिम के पीछे पड़ा है और उसने उसको कैसे पकड़ा है। अगले सीन में हम जेन को ऑफिस में देखते हैं जिसकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं कि वाह भाई वाह। यहाँ तक कि उसका बॉस वेस्ली ने ये तक बोल दिया है कि सबकी डिनर मेरी तरफ से। जेन वेस्ली को अकेले में उसके केबिन में लेकर जाता है जहाँ जाकर वो बताता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे लोगों के बीच में फेमस नहीं होना है, उसे तो बस अपनी प्रमोशन चाहिए। अब भला पता नहीं है जेन के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आखिरकार आज के जमाने में कौन फेमस नहीं होना चाहता। खैर, हम अगले सीन में जेन को उसके बेटे के बोर्डिंग स्कूल में देखते हैं जिसका नाम जेई है। टीचर जेन को बताती है कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की जैसे बिल्कुल नहीं है, वो किसी से बात तक नहीं करता, हमेशा गुस्से में रहता है और आज तो इसने हद ही कर दी। जेई ने अपने नोटबुक में टीचर की गुस्से वाली तस्वीर बनाई थी जिसे देखने के बाद जेन जेई को सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन जेई सॉरी नहीं बोलता, जिससे शर्मिंदा होकर जेन खुद ही टीचर से माफी मांगता है। लेकिन टीचर उसे समझाती है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, उसे उसकी माँ की कमी महसूस होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेई सिंगल फादर है जो अकेले अपने बेटे को पाल रहा है और जेई की माँ तो बचपन में ही गुजर गई जब वो 2 साल का था। जेन अपने बेटे के साथ घर पे आता है जहाँ जेई अपने पिता से बहुत नाराज होता है। वो जेन से बोलता है कि पापा, मुझे हमेशा मॉम की और आपकी याद आती है, लेकिन आप लोग कभी मेरे पास नहीं रहते। जिसे सुनकर जेन का दिल भर आता है और वो फैसला लेता है कि अब वो हमेशा जेई के पास ही रहेगा और उसे अलग नहीं होगा और उसे कभी बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेगा, उसे अपने पास ही रखेगा। वो जेन को गले लगाता है, लेकिन जेन को दर्द होता है और जब जेई का टी शर्ट ओपन करके देखता है तो उसके पीठ पर घाव के निशान होते हैं जो कि अक्सर किसी के मारने से आते हैं। जेई जेन से इसके बारे में पूछता है। जेन बताता है कि उसे 3 लड़के बहुत परेशान करते हैं और उसे हमेशा मारते रहते हैं, उन्होंने ही मुझे मारा है, क्या आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते? जेन उसे वादा करता है कि मैं उन्हें अरेस्ट जरूर करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जेन को देखते हैं जो कि अपने बॉस को बताता है कि मुझे अब प्रमोशन नहीं चाहिए। उसका बॉस चौंक जाता है कि अब भला ऐसा क्या हो गया, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने 8 महीने बर्बाद किए हैं उस मुजरिम के पीछे और अब तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? जेन बताता है कि मैं इस जॉब की वजह से अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसे हमेशा हमारी कमी महसूस होती रहती है और अब मैं ये नहीं चाहता कि आगे भी उसे हमारी कमी महसूस हो। अब मैं उसे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहता बल्कि उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसका बॉस समझ जाता है और उसकी प्रमोशन को रोक देता है, जिसकी वजह से जेन को अब दूसरी शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब हम जेन को देखते हैं जो कि एक बार में जाता है जहाँ वो 3 लड़के जो जेई को हमेशा परेशान करते रहते हैं वो वहीं होते हैं। वहाँ एक आदमी जेन को बताता है कि उन तीनों लड़कों का लीडर डाला है और चारों मिलकर ड्रग का सप्लाई करते हैं। फिर क्या, जेन को एक मौका भी मिल जाता है उन लोगों को पकड़ने का। वो उन लोगों को बार में फॉलो करता है। वो लोग वहाँ एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, तभी वहाँ जेन आ जाता है और चारों को अच्छे से पिटाई करता है। लेकिन डाला उस बार का ओनर का बेटा होता है और उसके एक इशारे पे वहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जिनसे वापस से जेन फाइट करता है और सबको सुला देता है। वो पुलिस के पास कॉल करता है कि मैंने यहाँ बहुत सारी ड्रग्स के सप्लायर को पकड़ा है। वहाँ पुलिस आती है और सबको स्टेशन ले जाती है। अब हम जेन को देखते हैं जो अपने बेटे को बताता है कि मैंने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। जेई ये सुन के बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम स्टेशन में एक लड़की को देखते हैं जो FIR फॉर्म पे साइन नहीं कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसके साथ वो चारों लड़के बदतमीजी कर रहे थे। तभी वहाँ जेन आता है और उस लड़की को समझाता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें इस FIR फॉर्म पे साइन करना ही होगा, चुपचाप साइन करो और यहाँ से निकलो। लेकिन वो लड़की जेन के मुंह पे एक गिलास पानी फेंक देती है और बोलती है कि मुझे अरेस्ट कर लो। अब ये लड़की इन लोगों को तो पागल लगती है, इसलिए शायद ये लोग इसे छोड़ देते हैं। अब पुलिस को एक क्लू मिलता है कि जिस डाला को उन लोगों ने ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा है वो दरअसल कांग्यू नाम के एक डीलर का बेटा है जो कि ड्रग का बहुत बड़ा सप्लायर है। वो लोगों के शरीर का पार्ट्स को भी बेचता है और ऐसे कोई भी काले काम नहीं है जिसमें वो शामिल ना हो। लेकिन उसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया और वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। वो डाला से पूछते हैं
लेकिन वो बताता है वो बस उसे पैसे देते हैं और हर बार आदमी चेंज होता है। मुझे तो उनसे मिले हुए काफी साल हो गए हैं। अगले सीन में हम कांग्यू को देखते हैं, जिसको पता चल चुका है कि उसका बेटा पुलिस के हिरासत में है, जिसको पुलिस ने ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ लिया है। वो 2 वकीलों से मिलता है और दोनों उसे बोलते हैं कि ये ड्रग सप्लाई का केस है, हम इसे नहीं देख सकते। वो उन दोनों वकीलों को वहीं मार देता है। कांग्यू का सेक्रेटरी उसे जेन की फोटो दिखाता है कि यही वो ऑफिसर है जिसने डाला को पकड़ा है। कांग्यू बताता है कि इसके बेटे को किडनैप कर लो। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ है, जहाँ जेन किचन में खाना बना रहा है और उसका बेटा बाहर साइकिलिंग कर रहा है और तभी कुछ गुंडे आते हैं और जेन को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ जेन आ जाता है और वो लोग जेन का अपनी कार से एक्सीडेंट कर देते हैं और जे को उठा लेते हैं। लेकिन घायल होने के बाद भी जेन अपनी कार से उनका पीछा करता है और वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है कि मेरा बच्चा किडनैप हो गया है और जिस वैन में किडनैप हुआ है वो व्हाइट कलर की है। जेन पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस करने लगती है और थोड़ी देर में वो किडनैपर्स गाड़ी बदल लेते हैं। फिर भी पुलिस उनको ट्रेस कर ही लेती है और जेन को बताती है कि अब वो लोग दूसरी कंट्री में एंट्री कर रहे हैं और वो हमारा एरिया नहीं है। जेन उस वैन की लोकेशन मांगता है और उसके पीछे निकल जाता है। जेई को वो लोग एक सूटकेस में बंद करके ट्रक में रखकर लेकर जा रहे होते हैं, जिस ट्रक के अंदर और भी बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। उनमें से एक लड़की वो भी होती है जिसने जेन के साथ पुलिस स्टेशन में बदतमीजी की थी। उसका नाम ली होता है और वो जेई को सूटकेस से बाहर निकालती है और जेई को लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। अब दोस्तों ट्विस्ट तो ये है कि ली को ये पता ही नहीं होता कि ये जेन का बेटा है, लेकिन फिर भी वो उसे बचा रही है। वो किडनैपर अपने बॉस के पास कॉल करता है कि एक लड़की उस बच्चे को लेकर भाग गई है और उसका बॉस कांग्यू के लिए काम करता है। वो वहाँ पे अपने आदमियों के साथ आता है और जंगल में उन दोनों को ढूंढने लगता है और तभी बॉर्डर पार करके वहाँ जेन भी आ जाता है और वहाँ खड़ी ट्रक में जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ होती हैं। जेन उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने एक छोटे बच्चे को देखा क्या? वो लड़कियाँ बोलती हैं कि उसे लेकर ले जंगल की तरफ भाग गई है। जेन जंगल की तरफ भागने लगता है, तभी उसे उसके बेटे का एक जूता मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग किस तरफ गए हैं। उधर किडनैपर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ जेई पहुँच जाता है और उनसे फाइट करता है। लेकिन अफसोस वो लोग जेई के साथ साथ लेई को भी खाई में धकेल देते हैं, जिसकी वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम जेन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो बेड पे पड़ा है और वहाँ वही लड़की लेई अपना काम कर रही है। जेन लेई से गुस्से में पूछता है कि मैं यहाँ कब से हूँ? लेई बताती है कि एक दिन से। जेन पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है? लेई बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद वापस आती है तो जेन फिर से यही सवाल पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है? लेई बताती है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठाकर मीलों चलकर यहाँ तक लाई और तुम मुझे धन्यवाद बोलने की जगह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। जेन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लेई से माफी मांगता है। लेई बताती है कि वो लोग बच्चे के शरीर का पार्ट्स को निकालकर बेचते हैं और लड़कियों से ड्रग सप्लाई करवाते हैं। मुझे नहीं पता कि जेई तुम्हारा बेटा है, मैंने तो बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया। लेई बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया और मुझे भी वैसे ही सूटकेस में बंद किया गया था जैसे जेई को बंद किया गया था। जेई के अंदर मैंने अपने आप को देखा कि अगर उस दिन शायद मुझे कोई सूटकेस से बाहर निकाल दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। उसकी बातें सुनकर जेई भी इमोशनल हो जाता है। लेई बताती है कि वो ड्रग सप्लाई अपने सौतेली माँ बाप के लिए करती है जिन्होंने उसको खरीदा था। अगर वो उन लोगों का काम नहीं करेगी तो वो लोग उसकी मॉम डैड को मार देंगे, इसलिए मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ रहा होता है। वो बताती है कि वो अकेले ही इसमें नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो उसके लिए काम करती हैं। जेन पूछता है जब उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था तब कहाँ रखा था? तुम्हें कुछ तो याद होगा। लेई बोलती है कि उन लोगों ने मुझे एक मंदिर में बंद करके रखा था। जेन अपने बॉस के पास कॉल करता है कि वो लोग जेई को भी किसी मंदिर में रखे हैं। उनका बॉस थोड़ी रिसर्च करता है और बताता है कि वहाँ पे 1000 से ज्यादा मंदिर हैं। तुम उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढोगे? जेन बिना हार माने सभी मंदिरों का पता ले लेता है और जेई को लेई के साथ ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे दिन में वो बस 3 से 4 मंदिर ही ढूंढ पाते हैं। जेन की हिम्मत तो अब टूटने लगी थी, लेकिन उसको लेई सहारा देती है। जेई जल्दी मिल जाएगा। उधर यांग्यू जेई का हार्ट किसी आदमी को $3 मिलियन में बेच देता है और इधर लेई और जेन सभी मंदिरों में जेई को ढूंढते हैं। तभी उन्हें वो मंदिर मिल जाता है जिसके पास एक वेयर हाउस होता है। वे लोग जेई को उस वेयर हाउस में ही पकड़ के रखे होते हैं और उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे किडनैप होते हैं। जेन वेयर हाउस में जाता है और लेई पुलिस को कॉल करती है, लेकिन अफसोस जेन के वहाँ पहुँचने से पहले ही
वो लोग जेई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जेन जेई को यहाँ बहुत ढूंढता है लेकिन उसे जेई नहीं मिलता। जेन अब पूरी तरीके से टूट चुका है लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लेई के साथ जेन की फोटो लेकर पूरे शहर में उसे ढूंढता है लेकिन उसे जेई कहीं नहीं मिलता। और अब हम यंग्यू को देखते हैं जिसको पता चल चुका है कि उसके बेटे डाला को ड्रग सप्लाई के केस में 30 साल की सजा हो गई है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है कि जेन जहाँ भी है उसे ढूंढ के खत्म कर दो। वे लोग लेई से मिलते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम लोग तुम्हारी माँ बाप को मार देंगे। लेई मजबूर हो जाती है और उनकी बात मान जाती है। वो लोग उसे एक ड्रिंक देते हैं और बोलते हैं कि अगर ये ड्रिंक उसने जेन को पिला दिया तो वे लोग हमेशा के लिए उसके माँ बाप को छोड़ देंगे। लेई वैसा ही करती है। जेन वो ड्रिंक पीकर बेहोश हो जाता है और यंग्यू के आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं। वो जेन को बहुत मारते हैं। वो जेन को मारते हैं लेकिन उससे पहले जेन ही उन्हें मार देता है। इधर लेई को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वे वापस से जेन की मदद करने के लिए आती है लेकिन जेन वहाँ पर नहीं होता जहाँ वो लोग पहले रहते थे। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती है। वो जेई की फोटो को एक आदमी के फोन में देखती है जो किसी से बात करता है जो इस लड़के की हार्ट मेरे पोते के हार्ट से मैच हो गया है। ये वही आदमी होता है जो जेई का हार्ट खरीद रहा होता है। लेई उस आदमी का पीछा करती है और वो जेई के पास पहुँच जाती है जहाँ यंग्यू भी होता है। वो देखती है ऑपरेशन करके उसका हार्ट निकालने वाले हैं। वो अपना दिमाग लगाती है और पावर को ऑफ कर देती है और डॉक्टर्स को बेहोश करके जेई को लेकर भागने लगती है। और उधर जेन को बॉस यंग्यू का लोकेशन ट्रेस कर लेता है और जेन को बताता है कि तुम वहाँ जल्दी जाओ, शायद जेई भी उन्हीं के पास है, हम अभी पहुँच रहे हैं। जेन वहाँ पहुँचता है और उसे जेई मिल भी जाता है। तभी वहाँ यंग्यू आता है और दोनों की फाइट होती है। इस बीच में यंग्यू का आदमी लेई के सर पे मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और जेई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ एक बार फिर से जेई किडनैप हो जाता है। पुलिस यंग्यू को पकड़ लेती है और साथ में उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को भी, लेकिन अफसोस उनको जेई नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद वो आदमी भी पकड़ा जाता है जिसने जेई को किडनैप किया था, लेकिन उसने पहले ही जेई को बेच दिया और आज पूरे 3 साल हो चुके हैं जेई को लापता हुए। जेन को तो ये भी पता नहीं है कि जेई जिंदा है या नहीं, लेकिन वो आज भी उसे ढूंढ रहा है और आखिरकार उसकी तलाश पूरी होती है। जेई उसे एक खेत में काम करते हुए मिलता है जो कि इन 3 सालों में काफी बड़ा हो गया है और इस तरह इस कहानी की एंड होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।